द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल आपको नमस्कार करता हूं। मैंने कल टाटा मोटर के संबंध में और इंडिया के 4 व्हील ऑटोमोबाइल के संबंध में एक पूरा विवरण दिया था और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में भी जानकारी दी थी। और मैंने मेरे तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य बताऊँ। वीडियो के ऊपर जो 20-25 मिनट का होता है उसमें इतना बताना काफ़ी है। इसके आगे आप लोग देखिए और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछिए। जहाँ तक आज शेयर बाजार को रिव्यू कर लेते हैं। अमेरिकन शेयर मार्केट काफ़ी गर्म थे रात को। इंडियन आईटी की जो एडीआर थी वो भी गर्म थी, मतलब ग्रीन थी, गर्म क्या ग्रीन कहिए। और इंडियन शेयर मार्केट्स हैं वो ज़रूर आज रेड में हैं। उनका रेड में होना स्वाभाविक है। अति सर्वत्र वर्जित है। ज़्यादा तेज गति से दौड़ेगा, कितने दिन दौड़ेगा आदमी, कितना किलोमीटर की दौड़ सकता है आदमी? 200-300 गज दौड़ेगा, ज़्यादा तेज दौड़ेगा अगर तो फिर उसको बैठना ही पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, सांस लेनी पड़ेगी। 2000 मीटर की मान लो पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी है, लगातार थोड़ी चढ़ सकता, उसको बैठना भी पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो मैं बताता हूँ कि ये जो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड शेयर्स है ना, इनमें थोड़ा सा बहुत सावधानी की आवश्यकता है मित्रों। ये चूना लगा जाते हैं, आपकी कमाई को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए मेरी बात को बुरा ना माने, मैं आपके हित में कह रहा हूँ। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी कंपनी का आदमी नहीं हूँ, किसी ब्रोकर का आदमी नहीं हूँ, ना कोई मेरा कोई निजी हित है, ना मैं कोई म्यूचुअल फंड की एजेंसी है। मैं तो एक प्लेन एडवाइजर हूँ, ताकि मैं आपके अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मेरी आप हॉबी समझ ली तो मैं आपके हित में कहता हूँ जो कुछ कहता हूँ। अब हम आज एक बहुत ही सामान्य विषय पर चर्चा करेंगे कि एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी, और ख़ास तौर से सर्विस क्लास का आदमी, या जो छोटे दुकानदार हैं, या यूँ समझिए जो साल में 1-8 करोड़ की, 1.5 करोड़ 2 करोड़ का माल बेचते हैं, बिक्री करते हैं, उसमें 10-20 लाख 25 लाख रुपए साल कमाते हैं। आज का महंगाई का युग है, खर्चा भी हो जाता है। इनकम टैक्स चुका देते हैं, खर्चा हो जाता है। आज जिस व्यक्ति को 3-4 लाख रुपए 3-4 लाख भी सैलरी मिलती है, उसको गवर्नमेंट देती है, वो कंपनी जो देगी ना, वो मुश्किल से 2.5 लाख देगी। और सरकार के अंदर देंगे तो वो भी इतना ही देंगे। सरकार में 4 लाख तनख्वाह है भी नहीं। 4 लाख तनख्वाह पाने वाले मुश्किल से एक स्टेट गवर्नमेंट में 500 एम्प्लॉई, 1000 एम्प्लॉई मान लीजिए आप। बाकी आम आदमी की, आम जो एम्प्लॉई है, चाहे वो अफसर है, चाहे एम्प्लॉई है, चाहे टीचर है, चाहे लेक्चरर है, 3 लाख के अंदर अंदर है। टैक्स वैक्स काट के 1.5-2 लाख मिलेंगे। मकान किराया चुकाएगा, मकान घर का है तो उसका मेंटेनेंस करेगा, बिजली का बिल चुकाएगा, बच्चों की फीस चुकाएगा, खाना वाना खाएगा, आना जाना करेगा, सोशल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करेगा, कपड़े, दवा, इलाज, ये सब वो सब बराबर हो जाता है। कोई खास पैसा नहीं बचता है। मुश्किल से 20% पैसा भी नहीं बचेगा 2 लाख रुपए में से। तो मेरा छोटे व्यापारी, ये छोटे में आते हैं, 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ साल का माल बेचने वाले भी, ये कोई बड़े आदमी नहीं हो सकते। बड़े आदमी ना कहा जा सकता है इनको, नॉर्मल मध्यम वर्गीय है मतलब। और इसमें एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ले लीजिए, उस लेवल का आदमी, और एक ऑटो चालक, एक ड्राइवर, ये सब बेचारे सामान्य हैं। और क्या है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चलाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि भविष्य के लिए क्या इंतजाम किया जाए। अगर आप आरडी अकाउंट बैंक में खोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पैसा बचाते हैं। लेकिन उसमें क्या है, बढ़त नहीं आती, पैसा बढ़ता नहीं है। मुश्किल से 5-6% पैसा सालाना बढ़ेगा, उससे ज़्यादा महंगाई आ जाती है। इन्फ्लेशन के कारण उसकी परचेजिंग कैपेसिटी तो उतनी रही। फिर अब सवाल ये है कि क्या किया जाए इस पैसे को बढ़ाने के लिए। ठीक ठाक तो कम से कम बढ़े, इन्फ्लेशन बीटिंग तो हो। इन्फ्लेशन बीटिंग, गोल्ड बीटिंग एंड एफडीआर बीटिंग होना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट का ये प्रिंसिपल है, वो इन्वेस्टमेंट बढ़िया माना जाएगा। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पूरे दुनिया के अंदर, पूरे विश्व का आप इतिहास मतलब दिखा लीजिए, हिसाब किताब, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन देशों की भी आप स्थिति देख लीजिए। सोने का भाव तो विश्वव्यापी एक ही है,
थोड़ा बहुत 2-4-5% का 7% का फर्क हो सकता है, टैक्सेस वैक्सेस का है। और सोने में जो अप्रिसिएशन आया है वो 15 गुना हो गया है पिछले 24 सालों। शेयर में पिछले 24 सालों में जो अप्रिसिएशन आया है वो आया है एटलीस्ट 100 टाइम। इसका बैरोमीटर में म्यूचुअल फंड मान के चलता हूँ। जो ठीक ठाक म्यूचुअल फंड थे 100 उन्होंने 100 गुना कर दिया है। मैं नाम बता दूंगा अभी आपको। HDFC टैक्स और ले लीजिए, उसने 115 1160 रुपये का रेट है आज उसका। 1096 में वो शुरू हुआ था, तो 28 साल हो गए। 28 साल में 115 गुना कर दिया उसने। 115 गुना क्या, 116 गुना कर दिया उसने। तो ये बहुत शानदार अप्रिसिएशन माना जाएगा। और इसने रुपी डेप्रिसिएशन को चेक किया है, मतलब उसकी डिमिनिशिंग वैल्यू को चेक कर दिया है। उस आपकी परचेजिंग पावर को बढ़ाया है उस सेविंग से, उस एप्रिसिएशन से। आप देखिए, एक वक्त था, मैंने मेरी आंखों से देखा है, 10,000 रुपये में अच्छी कॉलोनी में मकान बढ़ा लेते थे लोग, जमीन और मकान दोनों कर लेते थे। मैंने जयपुर में अच्छी कॉलोनी में बनी पार्क सी स्कीम में 10 रुपए गज जमीन बिकती मैंने देखी। सौदे नहीं होते थे उस समय, बहुत कम खरीद फरोख्त होती थी, लेकिन जो 10 रुपए का हिसाब, बहुत 10 रुपए तो समझ लो बस तूफान आ गया 10 रुपए का। और एक जो मैसन था उसकी रेट थी 12 ने, और जो बेलदार था उसकी रेट थी 30 पैसे में। मैं चंबल फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट घूमने गया था, तो वो उस पर वो जो मैसन बता रहा था सब 20 पैसे मिलते, 3 आने मिलते थे हमको मजदूरी के बेलदार। ये बात है आज के 25 साल पहले। तो खैर, अपनी इतनी डेप्थ में जाने से कोई मतलब नहीं, हम तो काम की बात करते हैं जिससे आपको कुछ गाइडलाइन मिले। तो मैं समझता हूँ कि शेयर बाजार से बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती, लेकिन इसमें बर्बाद भी होते हैं लोग। ये मत सोचिए बर्बाद नहीं होते हैं। ये शेयर बाजार, जैसे लोग कहते हैं, बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि पानी से, बिजली से, नहर से यानी लॉयन से कभी छेड़खानी मत करो ज्यादा। पानी से ज्यादा छेड़खानी करी अनशर्त तो उसमें कूद गई स्विमिंग करने के लिए, सर फूट जाएगा, डूब जाएगा वो आदमी। बिजली से छेड़खानी करोगे करंट आ जाएगा। शेयर से छेड़खानी करी खा जाएगा वो। तो छेड़खानी मत कीजिए। ये जो इसके एथिक्स है इसको फॉलो करके कीजिए। बहुत तेज गति से पैसा कमाने की मत सोचिए। तेज गति से पैसा कमाया निमट जाओगे, खत्म है अध्याय, फिनिश हो गया चैप्टर, चट्टा खेला, खत्म हो जाओगे। इसलिए अगर आप ढंग से काम करते हैं तो शेयर बाजार में पैसा ही पैसा है। इस जैसे पैसे कहीं नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन तसल्ली से, सट्टेबाजी से नहीं। लोग कहते हैं साहब सट्टा है, ये तो साहब जुआ खेलते हैं साहब, ये तो वो गलत कहते हैं, वो अज्ञानी लोग हैं। मेरे दफ्तर के कैशियर ने ये कहा, मैंने एक आदमी रख रखा था जो मेरे फील्ड के सब काम, बैंक बैंकों के मैनुअल वर्किंग था, उस समय निपटाता था वो। तो मेरे पास आता था दफ्तर में, पैसे ले जाता था, कागज पत्तर था, रिपोर्ट करता था, पूछता था बीच में। तो मेरे दफ्तर का कैशियर था, मुझसे बोला कि साहब 2 नंबर का काम किए बिना आजकल पार पड़ती नहीं है। तो बात ठीक है खचा, आपका काम ठीक है, मगर मैं 2 नंबर का काम नहीं करता भैया, ये सबसे सॉलिड 1 नंबर का काम। 1 रुपया भी इधर से उधर पेमेंट नहीं होता है बिना चेक के। तो ये तू करेक्ट कर अपने आप को। वो मैट्रिक पास आदमी था, सिफारिश से नौकरी लग गई थी उसकी, उसको बेचारे को क्या पता, बताइए आप। तो वो समय पे तो गए, खैर ये बात है 95-6 की बातें हैं। खैर, तो अब सवाल ये है कि आप देखिए सिंगापुर, दुबई, जिनके पास ना जमीन है, ना मैन पावर है, ना नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके पास कोई माइंस नहीं है ताकि वो तांबा, पीतल और कोयला निकाल जमीन से, कुछ नहीं उनके पास। वो समुद्र की कीचड़ है उनके पास। दुबई में रेत के टीले हैं। मतलब उन्होंने अपने बुद्धि बल से, अपने संयम से काम करके और
पैसा कमाया है, दुनिया पर अपना झंडा लहराया है, आर्थिक झंडा उन्होंने लहराया है। सिंगापुर का टोटल आकार प्रकार 700 वर्ग किलोमीटर है। दुबई के पास जमीन तो ज्यादा है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, रेतीली है वो तो जमीन। पानी आता नहीं, बरसात बरसती नहीं वहां पर, ना इसमें बरसती है। क्यों? उन्होंने पैसा टूरिज्म से धीरे धीरे कमाया, कुछ ट्रेडिंग भी करी, और वो सारा पैसा कमा करके दुनिया के शेयर बाजारों में लगाया, विश्व शेयर बाजारों में उस पैसे का विनियोग किया, और वो पैसा मल्टीफोल्ड हो गया। उसकी बदौलत ही उनका जो सिंगापुर का डॉलर है ना भाई साहब, वो 65 रुपये का रेट है उसका। हिंदुस्तान के 65 रुपये, सिंगापुर का एक डॉलर बराबर। दे आर रोलिंग ओवर दी। आज आप देखिए GRM वहां तय होता है, शेयर बाजार की बदौलत है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कीजिए, पेशेंस रखिए, एक रात में करोड़पति बनने की मत सोचिए। अमेरिका के, इंग्लैंड के छोटे छोटे एम्प्लॉय बेचारे मामूली विश्व भ्रमण पर निकल करते हैं, नहीं निकल पड़ते हैं, बढ़िया बढ़िया होटलों में ठहरते हैं, हवाई जहाज से आते जाते हैं, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया पहनते हैं, शानदार जिंदगी बिताते हैं। क्यों? शेयर बाजार से। आज विदेश डेवलप्ड कंट्रीज में बच्चों को स्कूल फ्री है, किताब फ्री है, ड्रेस फ्री है, स्कूल में खाना फ्री है, शानदार स्कूल है, शानदार हॉस्पिटल है, यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटलों से बेहतर हॉस्पिटल है वो। क्यों? कि उन्होंने प्रोडक्शन में पैसा लगाया, टेक्नोलॉजी में पैसा लगाया, उससे पैसा डेवलप हुआ, उसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया, उसके फ्रूट्स हैं। तो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट मीन्स यू बिकम ए डायरेक्ट पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, इस थ्योरी को समझिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट यह है कंपाउंडिंग। जिसने कंपाउंडिंग, आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया, वो आदमी शेयर बाजार में मालो माल हो गया, ये मान लो आप एक बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, चर्चा करते रहते हैं लोग, इसमें बोनस आएगा शानदार। मैं ये नहीं कहता बीमा पॉलिसी खराब है, बीमा पॉलिसी बहुत अच्छी है, एक पॉलिसी तो होनी चाहिए। पॉलिसी इसमें बोनस आएगा, अरे मालो माल, अरे शेयर बाजार में बोनस आएंगे, वो मालो माल कर देंगे। वो तो कंपनी का जो चक्का है ना घूम रहा है कमाई का, उसमें आपकी हिस्सेदारी है। आपको घर बैठे पैसा मिल रहा है, खाली पैसा लगा दिया आपने पे। अब सवाल यह है कि क्वालिटी ऑफ शेयर्स क्या हो। इनमें सब इतनी भाषण तो मैंने दे दिया, लेकिन मैं ये भी तो बताऊं आप लोगों को कि आप हाउ टू इन्वेस्ट इन द मार्केट एंड वेयर टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। आप अमेरिका इन्वेस्ट मत करिए, नैस्डैक में इन्वेस्ट मत कीजिए, डाउ जोन्स में मत कीजिए, S&P 500 में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, मत करो। चलो आपको डर लगता है कि हमारा पैसा अमेरिका नहीं ले जाए, लेकिन मेरा एक चतुर्थ श्रेणी, लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट पेड एम्प्लॉय को, एक ऑटो चालक को, एक ड्राइवर को, एक ट्रक ड्राइवर को, बस ड्राइवर को भी मेरा ये निवेदन है, हाथ जोड़ करके, कि तुम्हारी बचतों में से थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंडों में डाल दो भाई, SIP करवा दो। आप सपोज करो आप 30,000 रुपये कमाते हो, पर 5-7 हज़ार रुपये तो हर आदमी बचाएगा, तो उसका 10-20% पैसा तो हर आदमी देखो बचाता है, चाहे कितना भी कम कमाता है। चाहे 10,000 कमाने वाला है, 1,500 रुपये बचाएगा, 2,000 रुपये बचाएगा वो निश्चित। ये इंडिया की सबसे बड़ी खूबी है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो आप 2,000 बचाते हो, उसमें से 500 रुपये महीना डालो भाई म्यूचुअल फंड में, कोई ढंका सा ढूंढ के। आप 5,000 बचाते हो, उसमें से 1,500 रुपये डालो भाई। 50,000 कमाते हो, 10,000 रुपये बचाते हो, उसमें से 3,000 रुपये डालो। लाख रुपया कमाते हो, 25,000 रुपये बचाते हो, उसमें से 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डालो, निकल आएगा। वो पैसा जाम नहीं है, वो पैसा लॉक एंड की में नहीं है आपका, आप कभी भी निकाल सकते हो उस पैसे। लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि निकालो मत, उसको रहने दो लंबे टाइम तक। आपके बच्चों की जो हायर एजुकेशन है, आपके बच्चों की शादी, आपके आवास की व्यवस्था करें, मकान बना लेना, आराम से बच्चों की शादी कर लेना। आप देखिए, जो आदमी आज 5,000 रुपये महीना भी उसमें जमा कराएगा ना, 20, 22, 23 साल का आदमी 5,000 रुपये महीना जमा कराता है, रिटायरमेंट तक करोड़ों रुपये हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है रोज पैसा दिखती नहीं, लेकिन जब देती है ना 3, 4, 5 साल में तिरना चौड़ा कर देती 5-7 साल। इसलिए म्यूचुअल फंडों में पैसे लगाइए, अच्छे म्यूचुअल फंडों में। फंड मैनेजर के पास आप नहीं, फंड मैनेजर नहीं, जो भी एजेंट के पास जाएं, ब्रोकर के पास आप जाएं लगाने के लिए, उससे कहते तू हमें चार्ट बता,
पहली बात तो गूगल पे आप खुद ही डाल के देख लीजिए, उसमें ये डालिए विच मिड कैप का डालो एक बार, तो विच विच स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैव डिलीवर्ड बाय हाईएस्ट रिटर्न इन द लास्ट 3 years, या 5 year डाल दीजिए। फिर आप डालिए विच मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैव डिलीवर्ड हाईएस्ट रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। फिर तीसरा डालिए विच लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैव डिलीवर्ड हाईएस्ट। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डाल दो। या एक आजकल फ्लेक्सी कैप फंड आ गया। फ्लेक्सी कैप फंड्स का मतलब ऑल द 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज इन द फंड, 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, रिमेनिंग 25% फंड मैनेजर की मर्जी पे छोड़ दिया है, वो हालात के हिसाब से खरीदता बेचता रहेगा उसको। तो तीनों का आनंद आ जाएगा, मिक्स उसमें कर दीजिए, फ्लेक्सी कैप में कर दीजिए, और उसको निकालिए मत। कोई बहुत इमरजेंसी हो, बहुत जरूरत हो, शादी ब्याह और मकान, इन 3 चीजों में काम में लो आप उस पैसे। या भाई कोई हारी बीमारी भगवान ना करे, कोई तबीयत बिगड़ जाए, कोई इलाज की जरूरत पड़े, दवा दूरी की कोई बात है तो उससे चला। और आज दवा दारू इलाज में तो वैसे तो बहुत कुछ सरकार भी मदद कर रही है, 5 लाख रुपए की मदद है, और आउटडोर में बहुत से लोगों को रिएम्बर्समेंट फैसिलिटीज है, उससे काम चला लीजिए। तो ये पोजीशन है। रहा सवाल डायरेक्ट शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का, मैं एक ही बात कहूँगा कि जिन लोगों के पास आज 50 लाख रुपए तक भी है ना, उन लोगों को तो 50 लाख रुपए को भी म्यूचुअल फंड में जमा कराना चाहिए। कारण क्या, 50 लाख रुपए में आप मान लो 5 7 10 तरह के शेयर खरीद लेते हो, 3 लार्ज कैप खरीद लिए, 3 मिड कैप खरीद लिए, रोज तो बदलोगे नहीं आप, रोज बदलना भी नहीं चाहिए, वो गलत बात है बिल्कुल। अब वो मान लीजिए वो सेक्टर में 2-3 सेक्टर में आपने खरीदे और टूट गए या नहीं बढ़े, आप निराश हो जाओगे। अब निराश होकर के क्या है कि आप फिर बेचोगे, फिर खरीदोगे, फिर इसमें चोट हो जाती है फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन में। क्योंकि देखिए भाई साहब, बुरा मत मानना, मैं ये सब दौरों से गुजर चुका हूँ। मैंने पैसा कमाया है, ऐसा नहीं कमाया, आई वांट ए लॉट, लेकिन ये सारे दौर मैंने प्रैक्टिकल देखे। 42 साल में आप देखिए हिंदुस्तान की तस्वीर बदल गई है। तो आप फिर बेचोगे, फिर कोई ब्रोकर कहेगा नहीं ये नहीं मत खरीदिया, कोई यार दोस्त कहेगा नहीं यार मैंने ये खरीदा, ये है यार। आपकी पूंजी धीरे धीरे डिमिनिश होगी, फंसते चले जाओगे आप। कोई मंदी का झटका लगेगा, पैदल आ जाओ। म्यूचुअल फंड में मंदी का असर आएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में इतना असर नहीं आता है जितना आपके डायरेक्ट खरीदे हुए शेयरों में आएगा। इसलिए आप कृपया 50 लाख रुपए तक की जिसकी माली हालत है वो किसी ना किसी म्यूचुअल फंड में जाए अच्छे में। जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, आप एजेंट पे भरोसा मत करो। ये भी क्या है कि जिस पे इनको ज्यादा कमीशन मिलता है उसका बता देंगे आपको, किसी से कोई इंसेंटिव कई रंगे अंदर सीक्रेट कुछ न कुछ कर देंगे, आपको फंसा देंगे। आप खुद चेक कीजिए, या 2 से पूछे अलग अलग से, बता भाई कौन सा है। जैसे डबल ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन होती है ना बीमारी के इलाज में, डॉक्टर में आजकल कहते हैं सेकंड ओपिनियन, इन दी सेम सेकंड ओपिनियन भी लो आप, देख परख करके चालू कर दीजिए आजकल, है कि नहीं। जैसे मैंने अभी किया है, मैं भी खुद थोड़ा बहुत तो लगाता हूँ म्यूचुअल फंड में, पैसा इकट्ठा होता रहता है धीरे धीरे। मेरे बच्चे भी लगाते हैं, क्वांट में लगाया मैंने, क्वांट वैल्यू में लगाया, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में लगाया मैंने। ऐसा ही भी लगा दी, पैसे इकट्ठा होगा, देखूंगा मैं तो कैसे यूटिलाइज करना है, करता रहता हूँ मैं भी। डायरेक्ट मेरा काम ज़्यादा है, वो तो एक यूँ समझो वही ब्रोकर वगैरह भी प्रेशर रिक्वेस्ट करते हैं, साहब थोड़ा बहुत तो वैसे लगा दो हमारे को, कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मेरा मतलब ये है कि एक तो 50 लाख रुपए तक वाले आदमी को म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, SIP कर दीजिए, उसी में दो तीन म्यूचुअल फंडों में कर दीजिए। और अनदर थिंग, इसके ऊपर अगर आपके पास पैसा है तो आप एक ही काम करें कि 20-30 लाख रुपया, तो अगर 1 करोड़ रुपया है तो 20-25 लाख रुपया तो म्यूचुअल फंड में डालें आप, और 25 लाख रुपया डालने के बाद में SIP तो चालू रखें ही, आपकी इनकम में से जो भी आप बचत करते हो उसका एक सर्टन हिस्सा मतलब उसमें SIP में डाल दीजिए। और नंबर 2 काम ये कीजिए, जो टॉप चोटी के शेयर हैं जैसे रिलायंस, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करना भाई साहब। जो निफ्टी के जो शेयर है ना, 50 लाख रुपया आपके पास बचा, मान लो 1 करोड़ रुपया है, 70 लाख रुपया बचा। अब 70 लाख में से आपको परसेंटेज ले लेते हैं हम, तो जो 1 रुपया मान लो, 70 पैसे, 1 रुपये में से 25% निफ्टी के शेयरों में लगाओ, जो उठ रहे हैं, उठते हुए सेक्टर से उनमें लगाओ।
25% उनमें लगाओ जो बढ़िया सेक्टर है लेकिन दबा हुआ है, जैसे आईटी सेक्टर दबा हुआ है, रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, आईटी सेक्टर दबा हुआ है उसमें लगाओ। अब बचा 50%, 50% का क्या किया जाए? 50% इस तरह के शेयरों में लगाइए मिड कैप्स में, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी है, जिनके पास में ब्रांड है। हिंदुस्तान लीवर में लगा दीजिए, नेस्ले में लगा दीजिए आप जैसे, और इस तरह से 75% पूरा हो गया पैसा। बाकी 25% आप अपने पास में कैश रखिए। कैश को इस तरह काम में लीजिए, कुछ तो आईपीओ वगैरह आते हैं, अच्छे अच्छे आईपीओ इनमें लगा दीजिए, और एक बार तो आते ही ठोक दो, आईपीओ को बेच दो, खत्म किस्सा। क्योंकि कौन सी कंपनी क्या बेईमानी करके आईपीओ लावे, बैलेंस शीट मैनिपुलेट करके लावे बाजार, और देख लो सही होना चाहिए आईपीओ, मतलब उसको बाजार के अंदर लोगों से पूछताछ कर लो, ठीक ठाक लोगों से, उसमें लगा दीजिए। और आते ही ठोक दो, वो लालच मत करो, अगर अच्छा है तो बाद में खरीद लेना, उसकी परफॉर्मेंस 2-3 क्वार्टर की, 4 क्वार्टर की देख करके। 3-4 क्वार्टर में अगर वो परफॉर्म सही कर रहा है, इसका मतलब उसमें बेईमानी नहीं, वो सही मैनेजमेंट है। टेक्नोलॉजी सही होनी चाहिए, मैनेजमेंट सही होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, और ब्रांड होना चाहिए। ब्रांड तो खैर हर एक में नहीं हो सकता, कई तरह की कंपनी। तो बाकी जो पैसा है ना, आप इस ताक में रहिए कि कोई मल्टीबैगर कंपनी बाजार में उभर के आती है, अल्लाह मच जाता है उसमें। मल्टीबैगर कोई कंपनी उभर के आती है, साल में 2-3 कंपनी आती है, मल्टीबैगर रोज नहीं आते हैं। जैसे एसआरएफ उठा था, वो एक उठा था, मैं उठा है नहीं, वो गुजर चुका समय, मैं प्रीवियस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे एसआरएफ उठा, खूब हल्ला था, ब्रोकर रोकर है, खूब बाजार में शेयर वेयर में खूब दंगा था। गुजरात फ्लोरो उठा, नवीन फ्लोरो उठा, दीपक नाइट्रेट उठा। तो कोई न कोई सेक्टर, कोई न कोई शेयर उठाव खाता रहता है, कुछ उसमें लगा दीजिए, और वॉचफुल रहिए, रिव्यू करते रहिए टाइम टाइम पे, सबको पूरी चीज़ को रिव्यू करते देखिए, वॉचफुल रहिए। रोज़मर्रा हेरा फेरी मत कीजिए। जो बढ़िया शेयर हैं उनके अंदर, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर था, मान लो रिलायंस का शेयर है, मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, मैं तो आपको, आप अपने हिसाब से करना, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे रिलायंस है, अल्ट्राटेक है, और आपके हिंदुस्तान लीवर है, आपके नेस्ले है, फिर आपके साथ जो है कि एचडीएफसी बैंक है, आईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक हैं। इस तरह की ये जो टॉप रैंकिंग परफॉर्मिंग कंपनीज हैं उनमें लगाइए। अब मल्टीबैगर की बात करें तो मैं आपसे बता रहा हूँ, जैसे मैंने पूनावाला में लगा रखा है, मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, और काफ़ी हैवी पैसा लगाया है, और देखकर मैंने यही लगाया कि भाई ये पार्टी बहुत साउंड है, प्रमोटर बहुत साउंड है, रिच प्रमोटर है, साउंड है, सब तरह से साउंड है, और पहली उसकी कंपनी है, तो उसको आगे बढ़ना है तो परफॉर्मेंस उसको शो करनी पड़ेगी, और बेईमानी करने में उसको मज़ा भी क्या आएगा कंपनी को डुबाने में। उनमें लगाइए। फिर कई सेक्टर, कई प्रोडक्ट उभरते रहते हैं, आईटी सेक्टर में लगाइए, इन्फोसिस है, टीसीएस है, नामी जो कंपनियाँ, एचसीएल टेक्नो है, बहुत बढ़िया कंपनी है। इस तरह की जो जो फर्स्ट जो 25% पैसा आप लगाओ, वो इस तरह के 50% या 25 हुए इसमें लगाओ। तो आप ये देखिए, छेड़खानी मत कीजिए। मान लो 10-15 कंपनी है, एक कंपनी डूब भी गई, तो भी मैं आपसे बता रहा हूँ, वो जो 9 कंपनी है या 14 कंपनी है, जो भी 13 कंपनी जो भी है, वो उस के घाटे को आपको कहीं महसूस भी नहीं होने देंगे। मैं आपको पता भी नहीं पड़ेगा वो घाटा हो गया कंपनी का, चाहे पूरा 100% पैसा डूब गया मान लीजिए। उनमें से 5-7 कंपनियां ऐसी होंगी जो आपको चकाचक पैसा दे जाएंगी, खूब मालूम माल कर देंगी, सारा जो है आगे पीछे का हिसाब चुका देंगे। तो ये मैंने आपको ही बताया है। आप मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं अभी और भी बताता हूँ, कल मैं 4-5 दिन के अंदर अंदर फार्मा सेक्टर के रिजल्ट आ जाएंगे, सबके बड़ी बड़ी कंपनियों के। फार्मा सेक्टर का एनालिसिस करेंगे कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाए इसमें। सेक्टर एज ए होल का करेंगे, क्योंकि अभी आज ल्यूपिन के रिजल्ट आए हैं, द रिजल्ट्स आर नॉट गुड। मुझे तकलीफ होती है, मतलब बहुत दुख हो रहा है कि सीएनबी जैसे मतलब चैनल आज ये बताया कि साहब रिजल्ट तो अनुमान के मुताबिक है, रिजल्ट तो अच्छे हैं, कंपनी ये कर रही है, वो कर रही है।
मैंने तो सुबह देख लिया था रिजल्ट, मगर रिजल्ट इज पुअर। आप 141 करोड़ रुपए का, 241 करोड़ है शायद, उन्होंने जो इम्पेयरमेंट लॉस बताया है, आप उसको भी जोड़ लो ना, उसके बावजूद भी कम है ईयर ऑन ईयर, नहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम है, ईयर ऑन ईयर कंपेयर नहीं किया जा सकता। कारण क्या है कि पिछले साल का जो क्वार्टर था, कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर, उस दौरान तो फार्मा सेक्टर के शेयर मरे पड़े थे। आप तो उठे टाइम से कंपेयर कीजिए, मतलब दिसंबर से कंपेयर करो, और दिसंबर का पीरियड फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए, दिसंबर का क्वार्टर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए वीक क्वार्टर होता है। क्यों? सर्दी में बीमारी कम होती है। उसके बावजूद भी पिछले क्वार्टर से बहुत कम है, वेरी वीक रिजल्ट। और ये जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है, इसमें एक एडजस्टमेंट और है, 181 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेंट्री एडजस्टमेंट और किया है। इन्वेंट्री को घटा के बताइए, जिससे कि कॉस्ट कम होगी प्रोडक्शन की कंपनी, उसका तो कोई जिक्र ही करने को तैयार नहीं, नाम ही लेने को तैयार नहीं। तो ये देखना पड़ेगा, ये फार्मा का बहुत हल्ला हो रहा है। पिछले 2-3 क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस अच्छी आई है, लेकिन इनको सबको रिजल्ट आने दो। फार्मा सेक्टर उठा भी नहीं है बहुत टाइम से, वहीं पड़ा है, मतलब 2-2.5 में से वहीं पड़ा है। तो आज थोड़ी मेरी समझ में नहीं आई कि इनके पड़े रहने का कारण क्या है। इनके पड़े रहने का कारण मुझे ये लगता है कि इनकी देखो क्या होता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इन एंटीफेशन आप कोई एक्शन ना लें, कुछ भी ना करें। मैंने खाली ल्यूपिन के रिजल्ट का एनालिसिस किया है, जबकि इस फोर्थ क्वार्टर में कंपनी ने कई तो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस पुअर आई है। वी शुड टेक केयर, वी शुड रिमेन अलर्ट, ये है। और लॉन्ग टर्म वालों को कोई दिक्कत नहीं है, आप डालिए। ल्यूपिन बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत शानदार मैनेजमेंट है, नए नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, वेल मैनेज कंपनी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट क्लास है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बढ़िया है, ग्रोथ है, सब है, ठीक है। एक क्वार्टर की रिजल्ट से कोई खराब भी नहीं होता, ऐसा कोई नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई खतरा नहीं, और ट्रेडर्स को तो खतरा हमेशा ही रहता है, उनके लिए तो ये पोजीशन है। मैंने आपको एक ऐसी ब्रॉड गाइडलाइन दी है, और बताता रहूँगा। तो थैंक यू, प्लीज़ कल मिलेंगे आपसे। थैंक यू।